हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और रोजाना अपन शाम को समय भारत का भूगोल पढ़ते हैं। आज भी कल वाली क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन भारत का भूगोल पढ़ते हैं। और राजस्थान के और सेंट्रल लेवल के रेलवे वगैरह जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन करके आता है। और अपन ने टॉपिक इस प्रकार का ले रखा है, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले अपन ने हिमालय प्रदेश को पढ़ लिया, फिर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ लिया, फिर इसका क्या नाम से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। अब अपन तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो कल भी क्लास में मैंने समझा दिया था कि भारत के दक्षिण तटीय प्रदेश को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया है, एक पश्चिमी तटीय प्रदेश के रूप में और एक पूर्वी तटीय प्रदेश के रूप में। पश्चिमी तटीय प्रदेश अरब सागर से अलग होता है और पूर्वी तटीय प्रदेश बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। ये भारत का दक्षिण का तटीय जो प्रदेश है ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन पर अपन ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन इसी प्रकार से जहां पर ध्यान नहीं देते वहीं से क्वेश्चन बनता है, ये समझना। तो पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो पिछले क्लास में अपन ने इस प्रकार के पश्चिम तटीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले अपन ने गुजरात तट के बारे में अध्ययन किया। गुजरात तट के बाद में गुजरात तट में कच्छ का रण और खंभात की खाड़ी इसमें सम्मिलित है। और इसी में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं जो एस्चुरी नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, यानी कि उसके मुख पर डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियां, क्योंकि तीव्र ढाल वाला उसका जो मुहाना है जहां से वह समुद्र में गिरती है वो तीव्र ढाल वाला है, इसलिए वहां पर अपने साथ लाए हुए जो अपरदनात्मक पदार्थ है वह जमाव नहीं कर पाती है और तीव्र गति से समुद्र में गिर जाती है, इसलिए उसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ऐसे नदियों को एस्चुरी बनाने वाली नदियां कहा जाता है। यहां लिख देता हूं, भारत की नर्मदा व ताप्ती नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, यानी एस्चुरी बनाने वाली, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एस्चुरी बनाने वाली नदियां, एस्चुरी बनाने वाली नदियां। तो इसका ये कारण है, इसका जो मुहाना जहां पर समुद्र में गिरता है वह तीव्र ढाल वाला है और तीव्र ढाल वाले मुहाने पर अपरदनाक पदार्थ किस प्रकार से जमा हो सकते हैं, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। और भारत की ये मुख्य रूप से दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है और सारी नदियां एक तरह से अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार से अपन ने
कच्छ के रण के बारे में, खंबात की खाड़ी के बारे में अध्ययन कर लिया, कोंकण तट के बारे में अध्ययन कर लिया। आज पढ़ेंगे अपन कन्नड़ तट के बारे में और मालाबार तट के बारे में। देखो अपन ने इस पश्चिमी तटीय प्रदेश को अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और एक एक करके उसका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाए, अपन उसका आंसर दे सकते हैं। तो डायग्राम से समझते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है, और डायग्राम से ज़्यादा चीज़ों को समझने से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो इस प्रकार के अपने क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया करो और नियमित रूप से पढ़ते रहो, ताकि इस प्रकार से जो भी रेलवे वगैरह और आरपीएससी के सभी कंपटीशनों में राजस्थान के साथ साथ भारत का भूगोल जरूर आता है, और उनमें से इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं। अपन बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ते हैं और एक एक चीज को आप नोट करते चले, ठीक है। तो चलते हैं अपन कोंकण तट के बाद में कन्नड़ तट पढ़ते हैं। कन्नड़ तट का जो विस्तार है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका कर्नाटक तट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिख देता हूं, ये कन्नड़ तट, इसका नाम क्या है? कर्नाटक तट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कर्नाटक तट भी इसको कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? गोवा से, और इसका जो तट है वो कर्नाटक तट तो है सही भाई, गोवा से कर्नाटक तक इसका विस्तार है। विस्तार कहां से कहां तक है? ये विस्तार इसका गोवा से कर्नाटक तक, कर्नाटक के हैदराबाद, कर्नाटक के हैदराबाद तक, यहाँ लिख देता हूं हैदराबाद तक इसका विस्तार मिलता है। तो इसकी जो लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है कन्नड़ तट या कर्नाटक तट की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। कितनी? 320 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी है 8 किलोमीटर से और 24 किलोमीटर तक, यानी चौड़ाई कम है। 8 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है। लंबे सकरे पहाड़ी क्षेत्र के रूप में है और अधिक ऊंचा, एक तरह से कल मैंने समझा दिया था कि ये जो पश्चिमी तट है ये एक अधिक ऊंचा कगार के रूप में तीव्र ढाल वाला एक पहाड़ी है, जो कि ऊंचा उठा हुआ भूभाग है ये। तो इसकी चौड़ाई बहुत कम है, 8 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और लंबाई ये जो कोंकण तट से और कन्नड़ तट से ये यहाँ तक इसका जो विस्तार है वो 320 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और क्या विशेषता है इसमें? कौन कौन सी नदियां बहती है, ठीक है। इसके
कालिंदा, शरावती और नेत्रावती नदियां कौन कौन सी बहती है यहाँ पर? नदियां बहती है शरावती और नेत्रावती। नेत्रावती, ये कालावती, शरावती और नेत्रावती, ये तीन प्रमुख रूप से यहाँ पर बहने वाली नदियां है। कहाँ पर? कन्नड़ तट पर। ये कन्नड़ तट है जो कि यहाँ से गोवा से लगा करके और कर्नाटक तक इसका विस्तार है, कर्नाटक के हैदराबाद तक। ठीक है, 320 इसकी लंबाई है और चौड़ाई बहुत कम है। सबसे कम चौड़ा तटीय भाग है जो कि ये एक तरह से 8 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक ही इसकी चौड़ाई है। और इसकी क्या विशेषता है कि भारत का सबसे ऊंचे जल प्रपातों में यहाँ पर एक जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर, जो कि क्यों प्रसिद्ध है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसी कन्नड़ तट पर है। और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस नाम से जाना जाता है? जोग प्रपात, जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं जलप्रपात क्या होता है? तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में नदियों के द्वारा अपनी तली को तीव्र गति से गहरा अपरदित कर देने से नदियों का पानी एक तरह से ऊपर से नीचे की ओर प्राकृतिक झरने के रूप में गिरता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार की जो स्थल आकृति बनती है, ऊपर से नीचे की ओर गहरी रूप में जो खाई के रूप में गिरता हुआ नजर आता है, उसको जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। और इसकी क्या विशेषता मिलती है? यहाँ पर क्या है? सीढ़ीनुमा ढालों पर, यहाँ के जो पश्चिमी तटीय ढाल है वो बिल्कुल सीढ़ीनुमा ढाल बने हुए हैं, परंतु उपजाऊ मिट्टी मिलती है। नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मृदा इनमें पाई जाती है। तो यहाँ पर कृषि करते हैं। यहाँ की जो कृषि होती है कौन कौन सी? यहाँ पर काजू, सुपारी, नारियल, इस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ काजू, सुपारी, कहवा, काजू, सुपारी, नारियल, कहवा आदि की कृषि यहाँ पर होती है। काजू, सुपारी, नारियल और कहवा, यहाँ की जो पहाड़ी सीढ़ीनुमा कृषि के रूप में जो होता है, पश्चिमी ढाल पर जो सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं, वहाँ पर काजू, सुपारी, नारियल और कहवा के बागान देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये कन्नड़ तट के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ये कन्नड़ तट है, इसके नीचे मालाबार तट है जिसको केरल तट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, मालाबार तट चौथे नंबर का
मालाबार तट, इसको केरल तट के नाम से भी, केरल तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अपन ने कन्नड़ तट के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया। इसके बाद मालाबार तट के नाम से अपन अध्ययन करते हैं। इसका जो विस्तार है वह मंगलोर से और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। मंगलोर, अच्छा ये अपन ने क्या लिख दिया, हैदराबाद के बजाय मंगलोर है, मंगलोर, यहाँ पर मंगलोर लिख देना। कर्नाटक, बेंगलोर को मंगलोर नाम चेंज हो गया आजकल, तो हैदराबाद के स्थान पर सॉरी यहाँ पर मंगलोर कर देना। ठीक है, तो मंगलोर का तट भी बोलते हैं इसको, बेंगलोर को मंगलोर चेंज हो गया इसका नाम। ठीक है, तो मालाबार तट का जो विस्तार है, विस्तार वह मंगलोर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार मिलता है। एक लंबी सकरी पट्टी के रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर ये इसके अरब सागर के तटीय किनारे पर इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, आगे देखो इसकी लंबाई कितनी है, 555 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 550 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो मालाबार तट जो लास्ट का केरल तट के नाम से भी जाना जाता है और इसका विस्तार मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। इसकी लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर से 550 किलोमीटर है, चौड़ाई 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है। अब देखो और इसकी क्या क्या विशेषताएं मिलती है। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, पेरियार, भरतपुंजा, पेरियार नदियां, पेरियार, भरतपुंजा और पेरियार, भरतपुंजा और कौन सी नदियां यहाँ पर होती है, पंपा, पंपा, पेरियार, भरतपुंजा और पंपा, मुख्य रूप से ये 3 नदियां यहाँ पर बहती है। और अपने साथ लाए हुए अपरदनात्मक महीन बारीक चट्टानी कामों से मिट्टी का जमाव मिलता है और यहाँ पर जो लाल रेत के जो टीले पाए जाते हैं, बालू का स्तूप, लाल रेत के बालू का स्तूप बोलते हैं। और विशेषता क्या है, यहाँ के लाल रेत के टीले, जिन्हें क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप,
यहाँ के जो लाल रेत के टीले बनते हैं जिन्हें बालू का स्तूप बोलते हैं। स्थानीय भाषा में वहां पर इनको क्या बोलते हैं? टेरिस, टेरिस कहा जाता है। टेरिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाल रेत के टीले जिसको बालू का स्तूप है, वो बालू का स्तूप यहाँ के क्या कहलाते हैं? टेरिस। समुद्र तट के किनारे पर अस्थायी खारे पानी की झीलें बनती है। यहाँ पर समुद्र के किनारे अस्थायी खारे पानी की झीलें बनती है। उनको क्या बोलते हैं? कयाद। क्या कहा जाता है? यहाँ पर उनको कयाद के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कयाल क्या है? कयाद नहीं, कयाल। कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल क्या है? ठीक है, तो मालाबार के तट पर जो अस्थायी रूप से बनने वाली खारे पानी की झीलें हैं उनको कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे और पढ़ते हैं। यहाँ की जो प्रमुख रूप से बनने वाली जो कयाल झीलें हैं, जैसे वेबनाग, अष्टमुडी, वेबनाग, व अष्टमुडी, इसी प्रकार की कयाल है। इसी प्रकार की कयाल के उदाहरण हैं। ठीक है, और समझो यहाँ के लाल रेत के जो टीले बनते हैं जिसको अपन बालू का स्तूप बोलते हैं, उनको वहां पर टेरिस के नाम से जानते हैं। और समुद्र के किनारे जो स्थायी रूप से अस्थायी रूप से जो समुद्र के खारा पानी का जमा हो जाने से जो झीलें बन जाती है अस्थायी रूप से, उनको कयाल के नाम से जाना जाता है। और वेबनाग और अष्टमुडी यहाँ की प्रमुख कयाल है। और खारे पानी की जो झीलें होती है, लेगुन्स होती है, लेगुन झीलें आप लोग जानते हैं इसे। यहाँ की जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह किस नाम से जाना जाता है? यहाँ का बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? कोचीन, कोचीन बंदरगाह, जो कि जापान के सहयोग से बना हुआ है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, वल्लभ, यहाँ पर जो जलोढ़ लेटेराइट मृदा पाई जाती है, यहाँ की जो नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मृदा मिलती है, उसमें कृषि होती है। तो कृषि कौन सी होती है? कृषि, कृषि में गरम मसाले, गरम मसाले और नारियल, नारियल की कृषि होती है। यहाँ नदियों के द्वारा निक्षेपित जो जलोढ़ मृदा यहाँ पर निक्षेपित होती है, वहां पर इस प्रकार के गरम मसाले और नारियल की कृषि की जाती है। तो अपन ने आज कोकण
कन्नड़ तट और मालाबार तट के बारे में एक एक चीज को बाय डायग्राम समझते हुए पढ़ा है। इनको एक एक चीज को आप नोट कर लेना और एक एक चीज को इसी प्रकार से आप पढ़ते रहना और समझते रहना। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन करके आए उसके आप आराम से हल कर सकते हो। और जब पूरा फिजिकल पार्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं भी क्वेश्चन बना करके लाऊंगा आपके लिए। किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आता है, उसको हल कैसे करते हैं, एक एक चीज को अपन नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल बने रहें। धन्यवाद।